हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया क्लास, न्यू क्लास में, जिस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस, सेंटिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होता है, रस के कितने भेद होते हैं, रस की पहचान कैसे करते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, रस का पार्ट 1 है और ये एपिसोड नंबर 17 है। ठीक है ना, तो चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान लेती है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान लेती है। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, आप लड़िए, आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, किसी भी एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। लेकिन आपके अंदर हौसला होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तब आप किसी चीज को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। अब रस तो आप समझ ही रहे होंगे, जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट से भी रस निकलते हैं। तो रस जब लेते हैं तो उससे क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो बस रस का अर्थ समझिए आनंद। रस में क्या होता है, आनंद। ठीक है ना, रस का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है। जब किसी प्रकार के किसी भी फ्रूट्स के रस को जब पान करते हैं, जब लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है आपके अंदर। ठीक है ना, एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। लेकिन वह एक रस है पीने का, यह रस है आपके पढ़ने का। जिस काव्य को पढ़ने से आपके अंदर खुशी का भाव उत्पन्न हो, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, आनंद अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है ना, अब चलिए रस का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू चलते हैं हम लोग, जो लिखा गया है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ध्यान रखिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। यानी रस से हमें किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने से या सुनने से जिसकी अनुभूति होती है, जिस जो आनंद हमें मिलता है, उसे ही हम रस कहते हैं। हम आपको एक छोटे से जवाब के रूप में हमने बताया, छोटे से एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए आप किसी भी फ्रूट्स का जूस पीते हैं, ठीक है, रस पीते हैं, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है। ठीक है ना, तो वह आपका रस की अनुभूति होती है, आपको आनंद मिलता है, खुशी होती है। उसी प्रकार जब जिस काव्य को पढ़ेंगे और उस काव्य के पढ़ने से आपके अंदर जिस प्रकार का आनंद आएगा, उस आनंद को ही रस कहते हैं। ठीक है ना, काव्य के पढ़ने से जो हमें आनंद मिलता है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। एकदम सिंपल वे में मैंने आपको परिभाषा बताया। काव्य को पढ़ने से और सुनने से जो आनंद मिलता है, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए रसों के लिए आगे दिया है पाठक या श्रोता। पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। पाठक मतलब पढ़ने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विवाद से संयुक्त होकर रस रूप परिणित हो जाता है। यानी जो श्रोता और पाठक जो होते हैं, उनके हृदय में जो स्थित अस्थाई भाव, सबके अंदर एक अस्थाई भाव होता है। ठीक है ना, सभी व्यक्ति के, चाहे श्रोता हो चाहे पाठक हो, उसके अंदर एक क्या होता है, भाव होता है, जिसको कहते हैं स्थित अस्थाई भाव। इसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो जब आपके अंदर स्थायी भाव है, उससे ही विभवाद से, यानी अस्थाई भाव ही विभावाद से संयुक्त मतलब जुड़ करके क्या रूप परिणित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो रस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आप शांत हैं, तो उसके अंदर आपके अंदर स्थायी भाव है। लेकिन जब कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी कविता सुनते हैं, कोई काव्य सुनते हैं, तो आपके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, अकॉर्डिंग टू जो आप पढ़ते हैं उसी के अनुसार। समझ में आया। तो जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, तो आपके अंदर जो आनंद आता है, कुछ पढ़ने से आनंद आता है। जब जिससे आनंद आपको अनुभूति होती है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो रस हमने बता दिया, रस का डिफिनेशन। तो फिर हमारा भी आपको एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है ना, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही देखेंगे बहुत सारे कोर्सों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट
प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार तैयार जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। वहां से आप जाकर के कोर्स ले सकते हैं। तो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना हो और सभी स्टडी मटेरियल आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आप कोर्स को ले लीजिए आसानी से, सारा कुछ लिंक वहां दिया हुआ है। आप अपने इच्छा से जो भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, अगला पॉइंट दिया है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब जिस कविता को, जिस काव्य को पढ़ने से आपको आनंद न आए, उस कविता क्या काम की, वो कविता क्या काम की, वो काव्य किस काम का। ठीक है, तो रस को काव्य का आत्मा कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राण तत्व माना जाता है, रस को प्राण तत्व भी माना जाता है, रस को प्राण तत्व भी माना जाता है। किसको? रस को। रस को प्राण तत्व भी माना जाता है। अगला पॉइंट दिया आपका, रस के अंग, रस के अंग या रस के भेद। लेकिन यहां हम लोग रस के अंग पढ़ेंगे। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। पहला होता है आपका अस्थाई भाव। पहला क्या होता है? अस्थाई भाव, जिसके बारे में हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है ना, पहला होता क्या है? स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। समझ में आया? तो रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे स्थायी भाव के बारे में। किसके? स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी भाव क्या है, इससे हम कैसे पहचान करेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक नहीं किए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत के साथ हम आपको बोर्ड पर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो देख करके फिर पुनः चले जाते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। आगे क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होता क्या है? स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। ठीक है ना, प्रधान भाव मतलब जैसे एक गांव के मुखिया प्रधान होते हैं, एक गांव के मुखिया प्रधान होते हैं, उसी प्रकार ये रस का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? यह अस्थाई भाव होता है। ठीक है ना, जो अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। क्या होता है? प्रधान भाव। दोस्तों अस्थाई भाव का मतलब प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था मतलब रस के तह तक पहुंचे और आपको आनंद की अनुभूति कराए, वही क्या होता है? रस होता है, अस्थाई रस होता है, अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव वह है जो रस के तह तक पहुंच करके उससे आपको आनंद की अनुभूति कराए, वह अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई। कितनी? अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। ठीक है, बाद में थोड़ा सा अनेक आचार्यों के मत से इसको चेंज हुआ, बढ़ा घटा। ठीक है ना, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अस्थाई भावों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों? अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे दिया है अस्थाई भाव ही रस का आधार है। जो अस्थाई भाव है, हमने अस्थाई भाव के बारे में बताया, तो अस्थाई भाव प्रधान भाव। अस्थाई भाव क्या है? प्रधान भाव है और अस्थाई भावों को ही रस का आधार माना गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अस्थाई भावों को ही रस का आधार माना गया है। ठीक है, चलिए रसों की संख्या भी 9 है। रसों की संख्या जैसे अस्थाई भावों की, यानी जैसे आपका अस्थाई भावों की संख्या 9 है, अस्थाई भावों की संख्या जैसे 9 है, वैसे ही रसों की संख्या भी 9 है। यानी जितने रस हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं, जितने रस हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। अभी देखिएगा 2 रस अस्थाई भाव और 2 रस और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो वो कैसे जुड़ रहा है, किसके अनुसार है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो रसों की संख्या कितनी है? अभी 9 है। और इससे जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें नवरस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जब 9 है तो इन्हें क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। जैसे आगे दिया है, मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। जो मूलतः जो रस हैं वो 9 ही माने जाते हैं, अर्थात नवरस ही माने जाते हैं।
अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि मूलतः रसों की संख्या कितनी है, तो आप टिक लगाएंगे मूलतः रसों की संख्या 9 है, तो 9 पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे 9 पर टिक लगाएंगे। लेकिन जब वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में रसों की संख्या 11 है, तो 11 टिक लगाइएगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे रसों की संख्या कितनी है। और 9 रसों की पूछेगा, 9 रसों की संख्या कितनी है, 9 रस मतलब 9 हो जाएगा। अगला दिया आचार्यों ने दो भावों को, जैसे वात्सल्य और भगवद विषयक, जिसको रति कहते हैं, ठीक है ना, आचार्यों ने दो भावों को, वात्सल्य व भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। यानी 2 रस और बढ़ गए। कितने? 2 रस और बढ़ गए। किसमें? अस्थाई भाव में 2 रस बढ़ गए। और उसके बाद यह इस प्रकार अस्थाई भाव तथा रसों की संख्या 11 हो गई। ठीक है ना, कितने? अस्थाई भावों की संख्या, अस्थाई भावों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। और उसके बाद रसों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। यानी रसों की संख्या भी 11 हो गया और अस्थाई भावों की संख्या 11 हो गया। वैसे आप देखेंगे अस्थाई भावों की संख्या 9 थी, तो आपका यहाँ रसों की संख्या 9 था। तो अस्थाई भाव जितने रहेंगे उतने ही रस भी रहेंगे। स्थायी भाव जितने रहेंगे उतने ही रस भी रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने अस्थाई भाव उतने ही रस भी होते हैं। तो यहाँ देखिए बढ़ गया, अस्थाई भाव बढ़ा तो रसों की संख्या भी बढ़ गया। तो किसने? आचार्यों ने दो को बढ़ाया। कौन? एक वात्सल्य को बढ़ा दिया और दूसरा रति को बढ़ा दिया। 2 बढ़ गए तो 9 में जब 2 जोड़ दिया गया तो आपका क्या हो गया? 11 हो गया। तो ये आपका क्या भाव? स्थायी भाव हो गए। और रसों में भी क्या जोड़ दिया गया? 9 जोड़ करके 2 जोड़ दिया गया तो ये भी 11 हो गए। तो दोनों में कितने हो गए? 11 हो गए। अस्थाई भावों की संख्या भी 11 और रसों की संख्या भी 11 हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया होगा। हिंदी व्याकरण का जो रस है वो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कहीं भी कठिनाई हो, किसी प्रकार का ऐसे पॉइंट हो जो समझ में न आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत समझाऊंगा आपको। और डाउट तो 1% मैं नहीं छोड़ूंगा, डाउट आपका क्लियर करके जाऊंगा। टीचर वही जो क्लास में ही बच्चों का डाउट क्लियर कर दे, पूछने के लिए आपके पास क्वेश्चन ही ना बने, वही टीचर होते हैं। तो मैं आपको यही, हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर जाएंगे। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आप एक बार देखते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं फिर तुरंत कर देते हैं मैसेज। ऐसा नहीं, 1 बार 2 बार समझ लीजिए, नोट्स बनाइए। हाँ, जब भी हमारा क्लास ज्वाइन करिए तो उसमें एक पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठिए। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पढ़ाते समय आपको नोट डाउन करना होता है, तो उससे नोट डाउन कर सके आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्स का वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस स्लाइड को खत्म करके अगले स्लाइड में चलता हूं। अगले स्लाइड पर कुछ ऐसे जो डीप में जाएंगे और इसके बारे में, जो अभी तो एक हम लोग पढ़े हैं, स्थायी भाव पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग और भी जो भाव बचे हैं, 3 भाव बचे हैं, उन तीनों भाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ आपके लिए प्रोत्साहित देने वाला, आपको एनर्जेटिकल कुछ पॉइंट में बोलना, पंक्तियां में बोलूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आप अपने हौसले को बरकरार रखिए, आपका मंजिल जल्द ही आपको प्राप्त होगा। आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बस बने रहिए हमारे चैनल पर, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और कुछ पॉइंट जो बचे हैं उससे भी हम लोग रीड करते हैं, उसे भी समझते हैं। ठीक है, देखेंगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है विभाव, यानी अगले स्लाइड में हम लोग इसमें देखेंगे विभाव। विभाव दिया हुआ है। विभाव का अस्थाई भाव क्या होता है, यानी विभाव, अस्थाई भावों को उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है ना, यहां हम ध्यान रखेंगे जो दिया हुआ है स्थायी भावों के उद्बोधक कारण, उद्बोधक जो कारण होते हैं को विभाव कहते हैं। ठीक है ना, ये किसका? विभाव का डिफिनेशन, यानी अस्थाई भाव, यानी जो हम अस्थाई भाव पिछले स्लाइड में हम पढ़ाए हैं उसी का जो डिफिनेशन है, उसी के अकॉर्डिंग अस्थाई भावों के उद्बोधक
कारण को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, तो इसको भी हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न से इस समय जो मॉडर्न जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसमें से भी प्रश्न उठा रहा है। तो हम लोग देखेंगे आलंबन विभाव क्या होता है, आलंबन विभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिया है जिसका आलंबन या सहारा पाकर, यानी जैसे बूढ़े का सहारा क्या होता है, लाठी होता है, उसी प्रकार यहां दिया है जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, यानी जिसका सहारा पाकर के मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका हो गया, यह नायक और नायिका एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो यह आपका समझ गए होंगे आलंबन विभाव क्या होता है, नायक और नायिका के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए अगला आपका दिया है आलंबन विभाव दो पक्ष होते हैं। ठीक है ना, आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन पक्ष होते हैं हम लोग देखेंगे। पहला नंबर होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। ठीक है, पहला क्या होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या होता है, विषयालंबन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन होता है। मान लीजिए आपको किसी चीज को सुन करके, मान लीजिए कोई काव्य सुन रहे हैं, कोई कविता सुन रहे हैं, कोई स्टोरी सुन रहे हैं, उसको सुन करके आपके मन में भाव जगा, आपके मन में कोई भाव जगा, हंसी का भाव जगा या फिर क्रोध है आ गया, जो भी भाव जगा उसी को हम कहते हैं आश्रयालंबन। क्या कहते हैं, आश्रय, क्योंकि आप डिपेंड हैं उस कविता पर, डिपेंड है आप उस स्टोरी पर। ठीक है ना, तो जिससे मन में यानी जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन कहलाता है। हमारे मन में अगर भाव जग गया क्रोध का, हमारे मन में भाव जग गया खुशी का, हमारे मन में भाव जग गया ह्रास का यानी हंसने का भाव उत्पन्न हो गया, तो वो क्या होगा, वह आपका होगा आश्रयालंबन। ठीक है ना, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। अब मान लीजिए आप कविता पढ़े हैं और कविता पढ़ करके खुशी उत्पन्न हो गया, तो आपका आश्रयालंबन क्या हो गया, जो मन में भाव जगा खुशी का वो आश्रयालंबन हो गया। लेकिन जब आप जिस कविता को पढ़े हैं और मन में खुशी का भाव जगा है, वह कविता आपका विषयालंबन हो गया। ठीक है ना, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई कविता पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं और कविता को पढ़ने से मन में खुशी का भाव जागृत हो गया, तो जब मन में खुशी का भाव जागृत हुआ तो वो क्या कहलाएगा, वही आपका आश्रयालंबन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जिस चीज को पढ़ करके आपके अंदर खुशी का भाव जग रहा है वह चीज आपका क्या होगा, विषयालंबन, अर्थात कविता आपका विषयालंबन होगा और मन में खुशी का भाव जगा वो आश्रयालंबन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण से भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, क्या, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय हो गए, राम क्या हो गए, आश्रयालंबन, राम जो हो गए आश्रय, क्योंकि डिपेंड किससे, यानी राम जो है सीता को देख करके, राम सीता को देख करके उनके मन में एक भाव जागृत होता है, उनके मन में एक रति का भाव जागृत होता है। ठीक है ना, रति का जो भाव जागृत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। ठीक है, लेकिन सीता वो विषय हो गई, सीता विषय हो गई। जैसे हम कविता को सुने हैं और कविता को सुनने से हमारे मन में भाव जगा है तो आश्रय हो गया और कविता जो आपका विषय हो गया। उसी प्रकार राम ने सीता को देखा तो उनके मन में भाव जागा, तो ये राम क्या हो गए, जो मन में भाव उनके राम के मन में जगा तो राम आश्रय हो गए और सीता क्या हो गई, ये विषय हो गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से भी आप समझ गए होंगे, दो एग्जाम्पल आपको दे दिए, दो उदाहरण समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, जिन वस्तु को या परिस्थिति को, यानी जिस परिस्थिति में हैं आप, उस परिस्थिति को देख करके आपके मन में जो अस्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, उद्दीप्त मतलब जागृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, आप चांदनी को देख करके आपके मन में भाव उत्पन्न होता है। कोकिल को, कुंजन, एकांत स्थल, आप जब एकांत स्थल में बैठते हैं तो आपके भी मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो ये भी, यानी जब आप अस्थाई भाव उद्दीप्त आपके मन में होने लगे तो समझ लीजिए आप उद्दीपन विभाव है। और कुंजन हो गया, एकांत स्थल हो गया, रमणीक हो, उद्यान हो गया, नायक या नायिका की शारीरिक
चेष्टाएं, यानी नायक और नायिका का जब एक साथ मिलन होता है तो उस मिलन में जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वह भी आपका उद्दीपन विभाव है। क्या है? उद्दीपन विभाव है। ठीक है ना। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव को पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा एपिसोड नंबर 17 और रस का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में हम रस को खत्म करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पढ़ाया जा रहा है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एग्जाम में मिले ना तो कोई मतलब नहीं होता पढ़ाने का। इसलिए हम जो पढ़ाएंगे आपको सिस्टमेटिक और उतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब जल्द ही आपके बीच में एक मैडम आने वाली हैं और वो आपको हिंदी पढ़ाएंगी, क्योंकि हिंदी हम छोड़ करके रीजनिंग में ले लेंगे। क्यों? 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता था, इसलिए जो है वो हिंदी ले लेंगे मैम और हम लेकर चलेंगे फिर रीजनिंग लेकर चलेंगे। ठीक है। तो रीजनिंग भी जल्दी कवर हो जाएगा। वैसे हिंदी अब खत्म हो गया है, तो हिंदी आपका ये लमसम 2 चैप्टर बचा हुआ है। रस हम पढ़ाकर खत्म कर दे रहे हैं, अलंकार बस बचा हुआ है, बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं। सीयूईटी का तो पूरा कंप्लीट कर दिए सिलेबस, सीयूईटी के लिए कंप्लीट है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का हो या बीएचयू का हो या डीयू का हो, एलयू का हो, सबका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और पीडीएफ बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको एक काम तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी कोर्स है यूपीपी का, यूपीएसआई का या आर्मी का, सभी का बैच बन चुका है और सभी का कोर्स अवेलेबल है। वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। और वहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक आईडी का, वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और छोटे छोटे क्विज भी वहां कराए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, जो पढ़ेंगे अनुभाव, और अनुभाव पढ़ करके हम लोग खत्म करते हैं। यहां दिया हुआ है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। यानी आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ किसी शरीर के विकार के प्रति, यानी किसी शरीर को लेकर के, वह आपका क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अनुभावों की संख्या दोस्तों 8 मानी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां हम IMP लिख दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन ये 8 है? पहला है स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग और पांचवा कंप, छठवां नंबर है विवर्णता, रंगहीन। विवर्णता का अर्थ होता है रंगहीन। और सातवां है आपका अश्रु, आठवां है प्रलय, संज्ञाहीनता, निश्चेष्टा। यानी 8 होते हैं इसके क्या? अनुभावों की संख्या 8 होती है और 8 का नाम लिख दिए हैं और 8 के नाम लिख करके हमने आपको बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूं, क्योंकि आपका क्लास भी थोड़ा लंबा हो चुका है, 25 मिनट से ऊपर हो चुका है, और इससे हम एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बोल रहा हूं जो आपके अंदर एनर्जेटिकल रहेंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए, कभी हार ना मानिए। एक चींटी अपने वजन से ज्यादा उठाती है और एक स्तर पर चढ़ते, एक दीवार पर चढ़ती है तो बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो एक समय आता है कि चढ़ते चढ़ते वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर जाती है। वैसे ही आपके जीवन में, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। कहीं जाने की और आवश्यकता नहीं, इस चैनल पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज क्लास में यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।